ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बाद मार्केट में एक भूकंप सा आ गया था। पर जैसे ही इस टैरिफ पर 90 दिनों का रोक लगाया गया है, मार्केट में उतना ही तेजी से एक बाउंस भी आया है। पर इन 90 दिनों में कुछ भी हो सकता है और इसीलिए इन्हीं सारी अनसर्टेनिटी की वजह से बड़े इन्वेस्टर्स की बाइंग और सेलिंग भारी मात्रा में दिख रही है और इससे मार्केट में वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पर इन सब के बीच एक सेक्टर ऐसा है जो बाकी कई सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 सालों से ये सेक्टर कंसोलिडेशन में था और इस दौरान ऐसे कोई ठोस रीजन नहीं थे जिससे इस सेक्टर में कोई ग्रोथ आ सके। पर आज की इस वीडियो में हम ऐसे कई सारे रीजंस, मल्टीपल स्टडीज और हिस्टोरिकल एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आप भी समझ पाएंगे कि इस सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो इस सेक्टर का नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। और क्यों यह सेक्टर आने वाले समय में ग्रो कर सकता है, क्या है बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और इन दोनों सेक्टर के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि 90 दिनों के बाद अगर यूएस फिर से टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो टैरिफ वाले माहौल में अच्छे स्टॉक्स कैसे फाइंड करें, कैसे टैरिफ प्रूफ सेक्टर्स फाइंड करें, कैसे टैरिफ अफेक्टेड कंपनीज को समझे और टैरिफ रिलेटेड सही और गलत डिसीजन को कैसे पहचाने, इन सारे सवालों के जवाब मैंने अपने इस वीडियो में दिए हैं जिसमें मैंने 7 टैरिफ थियरी के जरिए ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो अब आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब पहले तो हम समझते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज क्या होती है और क्यों आने वाला समय इन कंपनीज के लिए शायद अच्छा ना हो। तो देखिए, जो कंपनीज लो इनकम इंडिविजुअल्स या माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को लोन देती है, ऐसी कंपनीज को माइक्रो फाइनेंस कंपनीज कहा जाता है, जैसे कि इक्विटास, उज्जीवन, स्पंदना स्फूर्ति, चोलामंडलम और क्रेडिट एक्सेस एक्सेट्रा। ऐसी फाइनेंस कंपनीज अपने कस्टमर्स के पास से रिलेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर पाती है। पर ऐसे कस्टमर्स जैसे कि माइक्रो और स्मॉल बिजनेस कई बार लोन रीपेमेंट टाइम पर नहीं करते, या तो कहीं केसेस में ये अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करके लोन डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की लोन को रिस्की लोन कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो जब इकोनॉमी स्लो डाउन का रिस्क दुनिया भर में छाया हुआ हो तो उस समय स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनीज के दिवालिया होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं और ये रिस्क सीधा ट्रांसफर होता है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पर इसी के ठीक अपोजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की लोन सेफ लोन कैटेगरी में आती है, क्योंकि कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कस्टमर्स को घर खरीदते समय घर के बदले में ही लोन प्रोवाइड करती है। और जैसे कई सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज छोटे बिजनेस को करोड़ों में लोन देती है, वैसा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखने नहीं मिलता। और उसमें भी स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की एवरेज लोन लिमिट 20 से 50 लाख रुपए ही होती है। इसीलिए भले ही ये कंपनीज अपने कस्टमर से कम इंटरेस्ट चार्ज कर पाती है, पर इनकी लोन काफी सेफ होती है। अब आइए हम समझते हैं कि ये सेक्टर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म क्यों कर सकता है और इसके पीछे के 4 बड़े रीजंस क्या है। तो सबसे पहला रीजन है डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। एक फाइनेंस कंपनी या एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जितने परसेंटेज पर फंड्स बोरो करती है, अगर उससे ज्यादा परसेंटेज पर जब वो अपना फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाए तो ही उनको प्रॉफिट होगा। जनरली जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो उस समय इन्हें फंड्स भी महंगे मिलते हैं, पर उस दौरान मार्केट में टिके रहने के लिए जितना इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ाया है उतने ही रेट हाइक्स वो कस्टमर्स को पास ऑन नहीं करते। और इसी वजह से जब भी देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन, जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर निम्स भी कहते हैं, वो कम हो जाता है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से देश की आम जनता घर खरीदने के लिए लोन लेने का भी नहीं सोचेगी, तो उस समय लोन का वॉल्यूम और कंपनी का रेवेन्यू दोनों ही कम हो जाएगा। और इससे ठीक अपोजिट जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो इन कंपनीज के लिए लोन का वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ जाएगा। और इंटरेस्ट रेट कम होते समय जितना बेनिफिट इन कंपनीज को मिलता है उतने ही रेट कट का बेनिफिट ये आगे कस्टमर्स को ट्रांसफर नहीं करते या कुछ महीनों बाद ट्रांसफर करते हैं। तो इसीलिए जब भी देश में रेट कट्स आते हैं तो उस समय हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का रेवेन्यू और निम्स दोनों ही काफी बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल एग्जांपल्स की, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 2010 से लेकर 2014 तक इंटरेस्ट रेट 5% से बढ़ते हुए 8% तक पहुंच चुके थे और इस दौरान किसी भी फाइनेंस कंपनीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के शेयर प्राइस में कोई भी ग्रोथ देखने नहीं मिला था। पर 2015 के बाद जैसे ही रेट कट्स होना शुरू हुए और 2018 तक लगातार रेट कट होते रहे, उस दौरान कई सारी कंपनीज का शेयर प्राइस काफी बढ़ गया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैनफिन होम उस दौरान 17 गुना बढ़ गया था, एडलवाइज करीब 9 गुना हो गया था, रेपको होम्स करीब 4 गुना, बजाज फिनसर्व करीब 10 गुना और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस करीब 200% बढ़ गया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 6 से 8 महीनों में स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट और इकोनॉमी स्लोडाउन के डर से गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो, और इसके चलते पिछले बजट में इनकम टैक्स पर भारी छूट दी गई थी और पिछले कुछ समय से एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट रेट भी कम किया जा रहा है। तो इन सब का सीधा बेनिफिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिल सकता है।
अब आइए चलते हैं अपने सेकेंड रीजन पर, जो है शिफ्ट फ्रॉम एफडी टू प्रॉपर्टी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2020 में इंटरेस्ट रेट 4% तक आ चुके थे। फिर उसके बाद जैसे ही स्टॉक मार्केट में बुल रन आया तो उसके साथ इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई 2022 से 2024 तक लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रही थी। तो इसीलिए उस दौरान इन सारी कंपनीज का चार्ट आपको साइडवेज या डाउन ट्रेंड ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो लोग लोन लेने के बदले अपने पैसों को एफडी में सेव करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, और इसीलिए अब जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो एफडी में रखा हुआ पैसा भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो सकता है, जिसका सीधा बेनिफिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिल सकता है। अब आइए चलते हैं थर्ड रीजन पर, जो है अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। जैसे कि हम सब जानते हैं कभी ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, कभी हटा रहा है, तो इसके चलते मार्केट में एक अनसर्टेनिटी आ गई है। और 2020 से 24 के बुल रन के बाद कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी अब इक्विटी मार्केट से प्रॉफिट बुक करके किसी दूसरे एसेट क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं। इसीलिए जब इक्विटी मार्केट का फंड रियल एस्टेट मार्केट में आएगा तो उसका सीधा बेनिफिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिल सकता है। अब आइए चलते हैं अपने फोर्थ रीजन पर, जो है फर्दर रेट कट्स और अर्बनाइजेशन। डेटा के हिसाब से आरबीआई 2025-26 में करीब 75 बेसिस पॉइंट से लेकर 100 बेसिस पॉइंट तक के रेट और कट कर सकती है। यानी कि अभी जो इंटरेस्ट रेट करीब 6% के आसपास है वो करीब 5.5 या 5% तक भी आ सकता है। तो इसके चलते जो पॉजिटिव सिनारियो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए क्रिएट हुआ है वो आगे और भी पॉजिटिव हो सकता है, और साथ ही आने वाले समय में 10 करोड़ नए घरों की डिमांड अपने देश में जनरेट हो सकती है। तो इसीलिए इस मैसिव डिमांड और अर्बनाइजेशन के चलते इन चीजों का सीधा बेनिफिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिल सकता है। पर जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो के पीछे का मकसद किसी भी स्टॉक रिकमेंडेशन या एडवाइस को प्रमोट करना नहीं है, तो इसीलिए इस वीडियो में बताई गई कंपनीज में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपनी रिसर्च अच्छे से कर लेनी है। तो आशा करता हूँ आज का ये पूरा हाउसिंग फाइनेंस का चैप्टर आपको समझ में आ गया हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही कमाल के इन्वेस्टिंग आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, और इस वीडियो को भी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।